जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल के यूजीसी नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी के हिंदी साहित्य की प्रश्नोत्तरी सीरीज में। दोस्तों, इससे पहले भी हमने कई सारी सीरीज देखी थी। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी जून 2021। दोस्तों, इससे पहले कि जैसे हम लोग पिछले साल भी हम लोगों ने तैयारी की थी, जून का जो एग्ज़ाम था दिसंबर में हुआ था 26 दिसंबर को, उसी हिसाब से इस एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करने जा रहे हैं। नए सिलेबस, नई बुक, नए नोट्स और नए तरीके से यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बात करते हैं प्रश्न की। तो 26वां प्रश्न है। इससे पहले हमने 1 से 25 तक के प्रश्न देख लिए थे। तो 26वें प्रश्न में है कि रास पंचाध्यायी की प्रमुख विशेषता है। क्या है? यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं और सही उत्तर हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले है, यह रोला छंद में लिखी गई है। बिल्कुल, रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखी गई रचना है। इसमें कृष्ण की लीला, रास लीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। बिल्कुल, इसमें अनुप्रासादियुक्त साहित्य भाषा का प्रयोग किया गया है। बिल्कुल, इसमें दूरारूढ़ कल्पना दिखाई गई है। नहीं, ये नहीं है। तो पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। इसमें यह देखिए, कृष्ण भक्त कवियों में प्रसिद्ध अष्टछाई कवि नंददास द्वारा रचित है। क्या? उनका ग्रंथ रास पंचाध्यायी। इसकी विशेषता है कि यह रोला छंद में लिखी गई रचना है। इस ग्रंथ में श्री कृष्ण की रास लीला का विस्तार के साथ वर्णन है। इसमें अनुप्रासादयुक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग भी किया गया है। फिर अगला प्रश्न है, सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो उन्होंने विट्ठलनाथ की आज्ञा से श्रीमद् भागवत की कथा को पदों में गाया। नहीं, ये तो नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान देने योग्य बात है ये। फिर उन्होंने भागवत के दशम स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में कह दी है। बिल्कुल, ये यहाँ पे सही हो जाएगा। उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया है। बिल्कुल, उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण हैं। बिल्कुल, तो 2, 3 और 4, तो यहाँ पे हमारा 2, 3 और 4 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो कथन है अभी हमने पढ़े, उन्होंने विभिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया है। उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है। उन्होंने मतलब सूरदास ने भागवत के दशम स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में कह दी है। फिर अगला प्रश्न है कि रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषताएं हैं। क्या है यहाँ पे? तो इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। बिल्कुल, ये भी विशेषता एक है, सही है। फिर है, इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनके जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। बिल्कुल किया गया है। इसमें स्त्रियों को उत्कृष्ट कोटि का बताया गया है। नहीं, ये नहीं है। ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती हैं। बिल्कुल, तो 1, 2 और 3 यहाँ पे सही है। तो नीचे देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में हमारा 1, 2 और 3 का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे है ऑप्शन पहला ही हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, फिर नीचे भी वही दिया हुआ है व्याख्या में। आगे देख लेते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न है कि रीतिकालीन वीर काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। क्या है प्रमुख विशेषताएं? तो यहाँ पे है, रासो काव्य की अपेक्षा में अधिक प्रमाणिक है। बिल्कुल सही है। इनमें तत्कालीन इतिहास सुरक्षित है। बिल्कुल सही है। इनमें चमत्कारिक वर्णन और भाषाई खिलवाड़ बहुत अधिक है। नहीं, ये बात तो गलत है।
फिर है किसी वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन किया गया है, ये भी सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा, पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन यहाँ पे डी हमारा सही है। ठीक है। फिर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही हैं? कौन से युग्म यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे जो दोस्तों सही है वो है विष्णु प्रिया, खंड काव्य है। फिर दूसरा है सिद्धराज्य, ये भी खंड काव्य है। फिर तीसरा है साकेत, ये एक महाकाव्य है। जय भारत, ये मुक्तक काव्य है, ये गलत है। ठीक है, तो पहला, दूसरा और तीसरा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा दोस्तों सही हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ग्रंथ है, विधा है और ग्रंथकार मतलब रचनाकार है। तो सबसे पहला था विष्णु प्रिया, खंड काव्य है, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। सिद्धराज, ये भी खंड काव्य है, ये भी मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। साकेत, जैसा कि हम जानते हैं, ये एक महाकाव्य है और मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। जय भारत खंड काव्य है और ये भी मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित विकल्पों में से किसका संबंध माखनलाल चतुर्वेदी से है? निम्नलिखित विकल्पों में से किनका संबंध माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाओं से है? सिपाही बिल्कुल है, आद्र ये नहीं है, दैनिक ये भी नहीं है, और फिर है पुष्प की अभिलाषा, ये है। तो यहाँ पे पहला और चौथा, पहला चौथा ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। आद्र और दैनिकी इनका कोई संबंध नहीं है। फिर आगे प्रश्न की बात करते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत की निम्नलिखित कृतियों में से किन पर अरविंद दर्शन का प्रभाव है? ये प्रश्न है, ऐसा प्रश्न बहुत पूछता है भाई, अरविंद दर्शन वाला। ठीक है, एक न एक प्रश्न पूछ ही लेता है। सुमित्रा नंदन पंत की निम्नलिखित कृतियों में से किन पर अरविंद दर्शन का प्रभाव है? गुंजन इस पर नहीं है, सौवर्ण इस पर भी नहीं है, रजत शिखर इस पर है, और दिया हुआ है ग्राम्या और इस पर भी है। तो तीसरा और चौथा ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। सुमित्रा नंदन पंत की सौवर्ण और रजत शिखर पर अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा है, जबकि गुंजन ग्राम्या पर इसका प्रभाव नहीं है। इनकी अन्य कृतियां हैं उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920 ईस्वी, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932, युगांत 1936, युगवाणी, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, युगपथ, उत्तरा, लोकापतन, चिदंबरा। चिदंबरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों इसमें देखिए इनकी जो रचनाएं हैं ना, उनको वर्ष के अनुसार, क्रम के अनुसार पूछ लेता है। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो पूछी जाती हैं वो है पल्लव, गुंजन, वीणा, युगांत। पल्लव, गुंजन, ग्रंथि, वीणा, युगांत। ठीक है, तो ये रचनाएं पूछ लेते, तो इनके सन याद रखिएगा। ठीक है, उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932, युगांत 1936। तो इन्हीं में से क्रम वाले, क्रम पे लगाने के लिए जो बोलता है वर्ष के अनुसार और प्रकाशन वर्ष के अनुसार, इस हिसाब से उन्हें लगाना है। फिर प्रश्न है कि विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित हिंदी उपन्यास हैं। कौन कौन से हैं हिंदी उपन्यास जो कि विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित है? वे दिन, ये भी है। रुकोगी नहीं राधिका, ये भी है। सात नदियां एक समंदर, ये भी है। उस शहर तक, ये नहीं है। पहला, दूसरा और तीसरा, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा सही है। तो यहाँ पे है सबसे पहले वे दिन। वे दिन है निर्मल वर्मा का। रुकोगी नहीं राधिका, यह है उषा प्रियमवदा की। सात नदियां एक समंदर, ये नासिरा शर्मा जी का है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है
देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास है। कौन सा उपन्यास है? देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं दोस्तों। झूठा सच बिल्कुल है ये, तमस ये भी है, कितने पाकिस्तान ये भी है। तो 1, 2 और 3 यहाँ पे हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। तो देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास झूठा सच, जिसके 2 भाग हैं। पहला भाग 1958 में आया था, जिसका नाम वतन और देश था। दूसरे भाग का प्रकाशन 1960 में हुआ था, जिसका नाम देश का भविष्य है। यशपाल के अन्य उपन्यास हैं दिव्या, पर्दा, देशद्रोही आदि। तमस जो है वो भीष्म साहनी का जो कि भारत के विभाजन पर आधारित उपन्यास है, भारत पाकिस्तान के। साहनी जी के अन्य उपन्यास हैं झरोखे, कड़ियाँ, बसंती। फिर है कितने पाकिस्तान, ये कमलेश्वर का विभाजन पर आधारित उपन्यास है। और जो छोटे छोटे महायुद्ध है, इसका संबंध देश विभाजन पर आधारित नहीं है, देश विभाजन से संबंधित नहीं है। फिर प्रश्न है कि जैनेंद्र की कहानियों का पात्र है। जैनेंद्र की जो कहानियां हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, और उनके पात्रों के बारे में यहाँ पे पूछा है। तो हमें कब पता चलेगा कि जैनेंद्र जी की कहानियों के पात्र कौन है? जब हम जैनेंद्र जी की कहानियों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैनेंद्र जी की कहानियों के पात्र हैं, तो कौन कौन से हैं? शमशेर है, जुलेखा, बेंजीलो है, ईश्वरचंद। ये नहीं है, पहला, दूसरा और तीसरा सही है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, शमशेर, जुलेखा, बेंजीलो है। ठीक है। जैनेंद्र की प्रमुख कहानियां हैं खेल, फांसी, वातायन, एक रात, 2 चिड़िया, पाजेब, जय संधि, जाह्नवी, अपना अपना भाग्य, पान वाला आदि। फिर प्रश्न है कि हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह हैं। कौन कौन से हैं निबंध संग्रह हरिशंकर परसाई जी के? आओ बैठ लें कुछ देर, ये नहीं है। सदाचार का ताबीज, ये है। तुलसीदास चंदन घिसे, ये भी है। आवारा भीड़ के खतरे, ये भी है। तो 2, 3 और 4, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। हरिशंकर परसाई जी के निबंध संग्रह सदाचार की ताबीज, तुलसीदास चंदन घिसे, आवारा भीड़ के खतरे हैं। ठीक है। इनके अन्य निबंध हैं प्रेमचंद के फटे जूते, पाखंड का आध्यात्म, ऐसा भी सोचा जाता है, जबकि बात और थी, हंसते हैं रोते हैं, कहत कबीर, बेईमान की परत, जबकि आओ बैठ लें कुछ देर। ये श्री कृष्ण लाल किसका है? जबकि आओ बैठ लें, ये है श्री लाल शुक्ल का निबंध संग्रह है। ठीक है। और श्री लाल शुक्ल के अन्य निबंध हैं यहाँ से वहाँ, अंगद के पांव, मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएं, कुछ जमीन पर कुछ हवा में, अगली शताब्दी का शहर, खबरों की जुगाली आदि। फिर अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से नाटक लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, तो यहाँ पे सबसे सही है, नहीं है पूछ रहा है। अंधा कुआं, ये नहीं है पूछ रहा है, तो इसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। अरे मायावी सरोवर, ये। सिंहासन खाली है, ये भी है। राम की लड़ाई, ये भी है। तो दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना दूसरा, तीसरा और चौथा हो जाएगा। और जबकि अंधा कुआं ये लक्ष्मी नारायण लाल जी का नाटक है। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में आत्मकथाएं कौन कौन सी हैं? निम्नलिखित में आत्मकथाएं पूछ रहा है कौन कौन सी हैं? तो तिरस्कृत है,
अपनी धरती अपने लोग ये भी है, बसंत से पतझड़ ये नहीं है, सहचर है समय ये है। तो 1, 2 और 4, तो यहाँ पे ऑप्शन बी है जो कि सही है। निम्नलिखित में से तिरस्कृत, अपनी धरती अपने लोग, सहचर है समय ये आत्मकथाएं हैं। ठीक है। तिरस्कृत के लेखक हैं सूरजपाल चौहान। अपनी धरती अपने लोग के लेखक हैं रामविलास शर्मा। सहचर है समय इसके लेखक हैं रामदरस मिश्र। और बसंत से पतझड़ तक के लेखक हैं रविंद्रनाथ त्यागी, जो कि उपन्यास नहीं है। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रगतिवादी मूल्य नहीं हैं? कौन से हैं जो प्रगतिवादी मूल्य नहीं है? ठीक है। व्यष्टि चेतना ये नहीं है, यथार्थ चेतना ये तो है, इतिहास बोध ये भी है, एकेश्वरवाद ये नहीं है। तो पहला और चौथा, तो ऑप्शन ए हमारा ही सही है, पहला और चौथा। ठीक है। एकेश्वरवाद, व्यष्टि चेतना और एकेश्वरवाद प्रगतिवाद मूल्य नहीं है, जबकि यथार्थ चेतना, इतिहास बोध का संबंध प्रगतिवादी मूल्य से है। प्रगतिवादी से काव्य प्रवृत्तियां शोषितों की दीनता का चित्रण, शोषण वर्ग के प्रति घृणा, धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था, क्रांति की भावना, नारी चित्रण, सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण आदि है। फिर अगला प्रश्न है, द्रग उर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति, परती गांठे सुरजन हिये, दई नई यह रीति। उपर्युक्त दोहे के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है। इसमें कार्य कारण संबंध का स्वाभाविक चित्रण हुआ है? नहीं। इसमें प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का स्वाभाविक चित्रण हुआ है? बिल्कुल। इसमें असंगति अलंकार है? नहीं। इसमें विभावना अलंकार है? ये सही है। तो दूसरा और चौथा ऑप्शन डी यहां पे सही है। ठीक है। फिर प्रश्न दिया हुआ है कि कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? तो सही अनुक्रम है ऑप्शन ए, सरहपा, पुष्पदंत, अदहमाण, हेमचंद्र। सरहपा 769 ईस्वी, पुष्पदंत 10वीं शती, अदहमाण 12वीं शती और हेमचंद्र 12वीं शती। ठीक है। तो ऑप्शन पहला हमारा यहां पे सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। फिर अगला प्रश्न यहां पे दिया हुआ है कि कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है? तो ये कालक्रम वाले कई सारे क्वेश्चन पूछते हैं, लगभग 8 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें सही उत्तर है ऑप्शन ए, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य। रामानुजाचार्य 10वीं शती, निम्बार्काचार्य 13वीं शती, मध्वाचार्य 14वीं शती और वल्लभाचार्य 15वीं शती इनका समय है। फिर प्रश्न है कि कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? निम्नलिखित ग्रंथों का पूछ रहा है सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम है ऑप्शन बी, रस रहस्य, भाव विलास, काव्य निर्णय, जगद विनोद। अब कुलपति मिश्र जी का है रस रहस्य, 1670 ईस्वी में आया था। देव का है भाव विलास, 1689 ईस्वी में आया था। भिखारी दास इनका है काव्य निर्णय, 1746 ईस्वी में आया था। पद्माकर है जगद विनोद, इनका आया था ये यहाँ पे भिखारी दास का है काव्य निर्णय 1746 है, और पद्माकर है जगद विनोद, ये 1746 के बाद आया था। फिर अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों ऐसा भी पूछ लेता है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुमित्रानंद के प्रमुख रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? तुलसीदास जी का पूछ लेगा, रामचंद्र शुक्ल का पूछ लेगा, ऐसे ही यहाँ पे दोस्तों ऐसे भी प्रश्न पूछ लेता है। तो यहाँ पे है अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है ऑप्शन सी,
मधुशाला, एकांत संगीत, सतरंगिणी, मिलन यामिनी। ये देखिए ये क्या है, ये सारी हैं हरिवंश राय बच्चन जी की। ठीक है, तो ऐसे ही पूछ लेता है। तो मधुशाला का समय है 1935 ईस्वी, एकांत संगीत का है 1939 ईस्वी, सतरंगिनी का है 1945 ईस्वी और मिलन यामिनी का है 1950 ईस्वी। फिर अगला प्रश्न है कि जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या होगा। जन्म काल के अनुसार पूछ रहा है, तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जयशंकर प्रसाद, फिर है सुमित्रा नंदन पंत। श्रीधर पाठक 1859 ईस्वी, हरिऔध 1865 ईस्वी, जयशंकर प्रसाद 1889 ईस्वी और फिर है सुमित्रा नंदन पंत 1900 ईस्वी। ठीक है, तो दोस्तों यहीं पे आज का ये जो सीरीज है, आज की जो वीडियो है वो समाप्त करते हैं। आगे मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।